हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से। 9th क्लास का साइंस का जो पोर्शन हमारा है उसमें बायो वाला पोर्शन हम ले रखा है। नया सिलेबस चेंज हुआ है। 10th और 12th को छोड़कर सभी क्लासों का सिलेबस चेंज हुआ है। तो 9th और 11th का जो सिलेबस चेंज है उसमें हम बायो का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 7वां चैप्टर का क्या नाम है? सजीवों की जैव विविधता या विविधता से मतलब है जैव विविधता। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता है क्या? भारत विविधता में एकता वाला, अनेकता में एकता वाला देश जाना जाता है। क्या दुनिया को ऐसा कह सकते हो कि दुनिया की विविधता में एकता का एक प्रतीक है? बिल्कुल है। जैव विविधता का मतलब है जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता है। जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से असमानताएं होती हैं, चाहे वो उनके भौतिक स्वरूप की बात करें या उनके कार्य की बात करें या उनके आवास की बात करें या उनके भोजन की बात करें, तो बहुत सारे प्रकार से उसमें क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता ही क्या है? जैव विविधता है। डाइवर्सिटी की जब बात करें या बायोडाइवर्सिटी, दोनों इक्वल चीज है। तो कल्पना कीजिए जैसे कि एक विशाल एक खेत है। इस खेत में सारे के सारे प्लांट एक ही जैसे हैं और सारे का सारा हम कह सकते हैं कि बाजरा है ना। ये एक दूसरा खेत है जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे बहुत सारे एनिमल्स हैं और उसमें सारे के सारे एनिमल वो गाय हैं। एक और फर्दर इसके अंदर फील्ड आपको बनाकर देखना है। उस फील्ड के अंदर क्या मिलेगा? गाय भी है, भैंस भी है, भेड़ भी है, मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको एनिमल मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के उसमें आपको प्लांट मिलेंगे। तो जितने ज्यादा संख्या होगी और एक समान नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की, गाय अलग है, भेड़ है, भैंस है, ऊंट है, बकरी है, जितने प्रकार के डिफरेंट टाइप के एनिमल आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के प्लांट आपको मिलेंगे, तभी तो कहेंगे कि ये विविधता है। एक समान जो होते हैं ना, जैसे एक समान फसल है, सारे के सारे पेड़ एक ही जैसे बाजरे के हैं या सारी गायें ही गाय हैं, तब आप उसे जाति कह सकते हैं, उसे विविधता नहीं कहेंगे। विविधता का मतलब भिन्नता है, यानी एक जगह में बहुत सारे जीव विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उससे भिन्नता कहते हैं। तो जैव विविधता क्या हुई? किसी एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्नता ही क्या है? जैव विविधता है। यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता है। तो ये हो गई बायोडायवर्सिटी। तो अकेला खेत जिसमें केवल और केवल बाजरा ही बोया हुआ है, ये तो जैव विविधता नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक खेत जिसमें सारी की सारी गायें हैं, काउज ही हैं, वो ग्रेजिंग कर रही हैं, इसको भी आप जैव विविधता नहीं कह सकते। लेकिन उसमें गाय है, भेड़ है, भैंस है, बकरी है, बहुत सारे प्रकार के प्लांट है, गंवार, बाजरा, मूंग, मोठ, जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उसे क्या कहते हैं? भिन्नता। और ये भिन्नता यदि सजीवों में पाई जाती है तब इसे क्या कहेंगे? जैव विविधता कहते हैं। तो ये तो होगी जैव विविधता। अच्छा, एक होगा ऐसे क्षेत्र है जिसको हम क्या कह सकते हैं? वृहद जैव विविधता क्षेत्र, मेगा बायो डाइवर्सिटी जोन। ये क्या है? वृहद जैविक क्षेत्र। ऐसे क्या हो सकते हैं? तो ऐसे स्थान जब बहुत ज्यादा संख्या में जैव विविधता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मेगा बायोडायवर्सिटी जोन कहते हैं, वृहद जैव विविध क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मकरेगा के आसपास सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन, ऐसे स्थान जहाँ लगातार वर्ष मौसम है वो बढ़िया रहता है, बरसात भी अच्छी होती रहती है, सनलाइट भी बहुत अच्छी रहती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वहां पर प्लांट क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। एनिमल है वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि किसी प्रकार की भौतिक समस्या उनको होती नहीं है। आवास की दृष्टि से देखा जाए, भोजन की दृष्टि से देखा जाए या फिर जलन की दृष्टि से, क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। नंबर 1 भोजन, आवास और तीसरे कपड़े की मनुष्य की बात करें तो, लेकिन जंतुओं की बात करें तो उसमें जलन। यदि वो 3 चीजों को ठीक ठाक कंडीशन में कर रहे हैं तो वहां पर उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां के जो एनिमल है वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहेंगे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो भिन्न भिन्न प्राणियों का भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हो जाना, बहुत ज्यादा संख्या में हो जाना, यही क्या कहलाता है? जैव विविधता। और किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसे वृहद जैव विविध क्षेत्र कहते हैं।
तो ये तो हो गई बायोडाइवर्सिटी की बात। क्या कोई जरूरी है हमारे लिए, मनुष्य के लिए या इस पृथ्वी के लिए या एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है? बेशक बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। क्यों, क्या फायदा है? एक हल्का सा उदाहरण देता हूं आपको। यहीं से देखो, एक खेत में सारा सारा बाजरा बोया हुआ है और कोई प्लांट नहीं है, बाजरा आपने खाने के लिए बोया है। क्या होगा यदि बाजरे में किसी प्रकार की डिजीज हो जाएगी, कोई बाजरे में रोग लग जाएगा? सिंपल सी बात है, सारा बाजरा नष्ट, क्योंकि रोग बाजरे में होगा तो सारा बाजरा नष्ट होगा। या कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो बाजरे को इन्फेक्टेड करते हैं तो बाजरा नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इसमें बाजरे के साथ में मूंग बोया है या मोठ बोए हुए हैं या तिल बोए हुए हैं या ग्वार बोया हुआ है, तो बाजरे में डिजीज लगेगी तो बाजरा तो सारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी प्लांट तो बच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर यदि एक रोग गाय में हो गया तो सारी गायें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन यदि गाय के अलावा बकरी है, भेड़ है, भैंस है, उसमें तो रोग नहीं लगेगा तो वो बच जाएंगे। तो जैविकता का फायदा है, जितनी ज्यादा विविधता होगी जीवन की जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। इसलिए जैविकता पृथ्वी के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज है, इसका होना बेहद जरूरी है। तो यहां से हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी हुई, इससे आगे हमारे चैप्टर में वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। नया टॉपिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है? डेफिनेशन, किसी भी चीजों को जिसकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिंगल चीज का तो होगा नहीं ना, यदि दो या दो से अधिक वर्गों में बांटना है तो कम से कम दो चीज तो होनी चाहिए आपके पास में। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जितने प्रकार के सजीव हैं उनको विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना, उनको बांट देना ही क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है। जैसे हमने ये सिद्ध कर दिया कि सारी जो सफेद रंग वाली हैं जो गायें हैं वो एक अलग प्रजाति, वो गाय का, एक भैंस का, एक भेड़, एक बकरी, तो ये सारे तो जंतु हैं, एनिमल है। तो सभी जंतुओं को विभिन्न गुणों के आधार पर कि हाँ इस प्रकार की है, जिसके सींग आ रहे हैं, जो काले रंग की है, जो छोटी रह जाती है ना, जिसके बच्चे साल में 2 बार पैदा कर सकती है, वो बकरी का ग्रुप रहा है हमने। भैंस के अलग उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, या भैंस के अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गाय के अलग गुण हैं। तो विभिन्न गुणों के आधार पर, समानताओं और असमानताओं के आधार पर हमने जीवों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। और विभिन्न गुणों के आधार पर, समानताओं और असमानताओं के आधार पर यदि हम एनिमल्स को या प्लांट्स को अलग अलग वर्गों में डिवाइड करते हैं, यही क्या कहलाता है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। नया टॉपिक, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम वर्गीकरण की डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि वर्गीकरण इसे कहते हैं, किसी चीज को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना, सिंपल सी भाषा में यही डेफिनेशन है इसकी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों करते हैं हम, आवश्यकता, वर्गीकरण की हमें नीड क्यों हुई? बिल्कुल बेसिक सी और बहुत अच्छी बात है कि वर्गीकरण की हमें आवश्यकता इस आधार से होती है कि जब वर्गीकरण नहीं करेंगे जीवों का अध्ययन कैसे करेंगे, उनकी जो स्टडी है ना उसमें आसानी नहीं हो सकती। तो बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार या मुख्य उद्देश्य कि वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, एकमात्र उद्देश्य क्या मिलेगा, जीवों के सरलतम अध्ययन के लिए। एक सेंटेंस में खत्म, सरलतम अध्ययन के लिए। अच्छा, वर्गीकरण नहीं करेंगे क्या दिक्कत हो सकती है? जैसे कि एक दुकानदार के पास में सारा का सारा सामान है, उसने ऐसे डाल रखा है, दिक्कत होगी ना, उसको प्रॉब्लम तो होगी ना। जब कोई ग्राहक जाएगा कि पार्ले जी 2 को निकाल कर लाएगा, ढूंढ कर निकाल कर लाएगा, लाइफ बॉय साबुन लेने आएगा तो ढूंढ कर लाकर आएगा ना। कोई अरे 20 बिस्किट लेने जाएगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। यदि वो उसी सामान को अपने जो शॉप का दुकान है उसमें अलग अलग चेंबर और ब्लॉक बना दे, उसमें डाल दे, इसमें सारी सारी लाइफ बॉय डाल दे, इसमें 20 डाल दे, इसमें निर्मा साबुन डाल दे, इसमें लाइफ बॉय डाल दे, इसमें पार्ले जी डाल दे, फिर कोई कस्टमर आता है कि भैया लाइफ बॉय देना, तो तुरंत जाएगा उस बॉक्स से निकाल कर दे देगा, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। तो उसका कार्य सरल हो गया। क्या 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 करने से? वर्गीकरण करने से, वर्गीकरण करने से उसका कार्य सरल हो गया। फिर उसी प्रकार से हम जब स्टडी करते हैं या कोई भी इंसान है जो विज्ञान के बारे में, सजीवों के बारे में पढ़ना चाहता है, तो इतने सजीव है दुनिया में, इसकी गिनती भी शायद संभव नहीं है, तो उसकी स्टडी कितनी दुर्लभ हो जाएगी, कैसे कर पाएंगे? इसलिए जीवों का सरलतम अध्ययन करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, हम उनका वर्गीकरण
वर्गीकरण करते हैं, उनको भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देते हैं। अब अगला पढ़ेंगे वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए? तो वर्गीकरण के तो बहुत सारे आधार होते हैं कि हम कैसे प्लांट को एनिमल से अलग करते हैं, जंतुओं को हम पादपों से अलग कैसे करते हैं, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज होती है सजीव, या तो पेड़ पौधे या दूसरा क्या है जीव जंतु है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो जंतु है और ये क्या है, ये पादप है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, उन्हीं डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, तो पहले भी पढ़ा था, पहली क्लास में शायद कुछ आया था, पादप और जंतु में कौन से बेसिक डिफरेंस होंगे जिनके आधार पर उनको डिवाइड करते हो। तो भैया एक बात याद रखना, प्लांट में हमेशा सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होगी जिसमें सेल वॉल नहीं होगी। इससे बड़ा कोई अंतर मैं तो मानता नहीं, ना होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पादप सारे के सारे ऑटोट्रोपस होते हैं। ऑटोट्रोपस का मतलब क्या होता है? स्वपोषी। और ये सारे के सारे क्या हैं? विषमपोषी। मैंने एक बात की है ना अभी का अभी, मैं उसको सिद्ध कर रहा हूँ। इससे सेल वॉल से बड़ा, कोशिका भित्ति से बड़ा कोई अंतर नहीं होता। स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। स्वपोषी, विषमपोषी होना, क्लोरोफिल को होना कि नहीं होना, ये अंतर नहीं है। यदि हम केवल स्वपोषी जो अपना वजन स्वयं बना पाते हैं उसे पेड़ कहते हैं, तो हमें कवक को भी क्या करना पड़ता है? कवक तो ऐसा नहीं करते हैं ना, है ना, कवक ऐसा नहीं करते हैं। तो कवक अपना वजन स्वयं नहीं बना पाते, तो कवकों को तो जंतु में शामिल करना चाहिए ना। फंजाई जो कवक होते हैं उसे जंतु में इन्वॉल्व करो, उन्हें शामिल करो, वहां पर उसे जंतु के तौर पर पढ़ा जाए। बट कवक जंतु के तौर पर नहीं पढ़े जाते और अपना भोजन स्वयं भी नहीं बनाते। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता वो विषमपोषी होता है, जो विषमपोषी होता है वो जंतु होता है। तो ये आधार नहीं है जंतु और पादप को अलग अलग करना कि वो स्वपोषी है वो सारे पादप हैं, और जो परपोषी है या विषमपोषी है वो सारे जंतु हैं। आधार सेल वॉल का है। तो कवकों को पादप जगत में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति सबसे बड़ा आधार है। बहुत सारे आधार हो सकते हैं, डिवाइड करने के क्या आधार हो सकते हैं? बहुत सारे हमारे पास में प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं, जिसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, तो उसका वर्गीकरण कैसे करें? क्या सारे के सारे 1000 बच्चों को एक साथ बिठा कर पढ़ा दिया जाए? तो इसमें तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ाया जाए तो साइंस वाले देखेंगे, साइंस वालों को पढ़ाएंगे तो आर्ट्स वाले देखेंगे। ऐसे अलग अलग सब्जेक्टों को कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण के आधार की हम बात करें तो हम उनको क्लास वाइज डिवाइड कर देंगे। 6 क्लास के बच्चे यहाँ, 7th के यहाँ, 8th 9th ऐसे कर देंगे अलग अलग। ये भी तो एक प्रकार का वर्गीकरण है। दूसरा हम उनको आयु के आधार पर 5 वर्ष के बच्चे यहाँ बैठेंगे, 5 से 7 वर्ष के बीच वाले यहाँ, 10 से 15 वाले यहाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आयु के आधार पर बांट सकते हैं, उनकी हाइट के आधार पर भी बांट सकते हैं ना कि 5 फीट वाले इधर बैठेंगे, 4 फीट वाले इधर, 2 फीट वाले इधर, ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। या हम जैसे कि लड़के लड़के सारे इधर, लड़की लड़कियाँ इधर, ये भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। परसेंटेज के आधार पर 50% से इधर वाले इधर, 50 से 70 के बीच वाले इधर, 90 वाले इधर, ये भी तो हो सकता है ना। तो डिवाइडेशन की तो बहुत आधार है। वैसे पादप और जंतुओं को वर्गीकृत करने के जो मुख्य आधार वो क्या है? कोशिका भित्ति है। और इसके अलावा यदि हम जंतुओं की सारे के सारे सजीवों की बात करें तो पादप और जंतुओं की होगी, तो हम कर सकते हैं कौन से? सेल्स के आधार पर, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक है उसको अलग कर दो, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव हैं उनको आप अलग कर दो। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पहले थोड़ी पढ़ी है तो माइंड में है तो ठीक है, वरना दोबारा से इसको समझेंगे। ऐसी सेल जिसमें केंद्र के चारों झिल्ली नहीं होती, यानी केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती। जब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो कोशिका के अंदर के जो डीएनए का मेथड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो कहाँ रहेगा? वो साइटोप्लाज्म में रहेगा, वो कोशिका द्रव्य में रहेगा। ये बात याद रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले वे जीव होते हैं जिसमें केंद्र के चारों झिल्ली नहीं होती, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, अर्थात सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, वे प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वे सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया,
प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवधारी इसको मानते हैं, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल जिनको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नीलहरित शैवाल का दूसरा क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये तीन ऐसे ग्रुप हैं जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ऐसी सेल्स प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं जिस सेल्स के अंदर सुसंगठित केंद्रक होता है और उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है। ऐसी सेल को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, हम सेल वॉल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, हम ऑटोट्रोपस या हेटेरोट्रोपस या स्वयंपोषी और विषमपोषी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जीवों को वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं। तो कुछ मायने आपके ये रहने चाहिए कि जंतु और पादप को अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद में हम पदानुक्रम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। एज योर 9th लेवल उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि वर्गीकरण क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या होती है जैव विविधता। अब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण के पदानुक्रम, यानी वर्गीकरण के चरण। हालांकि वर्गीकरण करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कैरोलस लिनियस ने द्विनाकृति से किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वर्गीकरण के हम चरण की बात करें तो यदि आप एक पादप का वर्गीकरण करते हैं और एक जंतु का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होने चाहिए। सबसे जो बड़ी यूनिट आती है वो आती है जगत पादप में, और उसके बाद में पादप में आता है प्रभाग। ठीक है, यदि हम जंतु की बात करें तो सबसे पहला कौन सा आएगा, जगत। जगत के बाद में क्या आता है, संघ। उसके बाद में वारक, गण, कुल, वंश और जाति, ये इनके पदानुक्रम है। ठीक उसी प्रकार से जगत है, प्रभाग है, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूं मैं, बाकी सब तो कॉमन ही चीजें होती हैं, एक ही डिफरेंस है। जगत को कहते हैं किंगडम, प्रभाग को हम कहते हैं डिवीजन, वर्ग क्लास, गण को ऑर्डर, कुल को फैमिली, वंश हो गया जीनस और जाति हो गई स्पीसीज। इसमें और इसमें केवल एक डिफरेंस है, देखिए आप पढ़िए इसको और इसको पढ़िए, तो संघ और प्रभाग का है जिसको फाइलम कहते हैं, बाकी सेम है ना, है ना। आप थोड़ा देखिए इसको गौर कीजिए कि बाकी सब में क्या होता है, सेम होता है। जब भी आप किसी जंतु का नामकरण करते हैं ना तो इस प्रकार से नाम लिखेंगे, किसी पादप का नामकरण करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन, जंतु और पादपों की क्लासिफिकेशन का ये क्या है, एक बड़ा अंतर है कि आपको क्या क्या टर्म है, जो चरण है उनका इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से ये क्या है, वर्गीकरण के चरण है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि हमारा ही मनुष्य का ही वर्गीकरण करना चाहें तो जगत कौन सा है, जंतु जगत, जंतु जगत। और वैसे यहाँ लिखेंगे तो एनिमीलिया लिखा जाएगा, एनिमीलिया। और संघ की यदि हम बात करें तो जंतु जगत में तो दो आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो हम तो कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, कोऑर्डिनेटा के अंदर आएंगे। कोऑर्डिनेटा में हम क्या है, कौन से के, कोऑर्डिनेटा में मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं, जैसे कि स्तनधारी सारे इसी में आते हैं, मेमेलिया वर्ग के। गण की बात करूं तो प्राइमेट्स, मनुष्य की गण की बात करें तो प्राइमेट्स होता है। कुल हो गया होमिनिडी और वंश हो गया होमो और जाति हो गई सेपियंस।
प्रकार से क्लासिफिकेशन, यदि हम किसी प्लांट का करना चाहें तो जगत तो क्या होगा, प्लांट ही होगा, यानी पादप जगत हो गया ना, पादप जगत को ही प्लांट ही कहते हैं जब आगे पढ़ेंगे। प्रभाग की बात करते हैं कि वो शैवाल है, वो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म में यदि हम उसकी वर्ग ले, मोनोकोट है कि डाइकोट है, तो हमने जैसे कि ले लिया डाइकोट। डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री। गण की बात करें तो गेमोपेटली है, गेमोपेटली के कई प्रकार के गण होते हैं। कुल की बात करें यदि हम डाइकोट का कोई भी कुल लें, जैसे कि मालवेसी है, मालवेसी गुड़हल है, जैसे कि हिबिस्कस, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। इस प्रकार से हम एक पादप का वर्गीकरण कर सकते हैं, एक जंतु का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई जगत होती है और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति। ये बात को याद रखना है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाती है, जगत हो जाता है। जाति मिलकर क्या बनाती है, वंश, वंश मिलकर क्या बनाते हैं, कुल, कुल मिलकर क्या बनाते हैं, गण, और गण मिलकर बनाते हैं वर्ग बनाते हैं, और वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं, संघ, और संघ मिलकर क्या बनाते हैं, जगत। जगत का मतलब किंगडम यानी दुनिया बन जाती है। तो सबसे छोटी चीज क्या है, जाति, यही मिलकर इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन करती है। तो ये हुई वर्गीकरण के चरण, और वर्गीकरण की जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपको इस चैप्टर में यहाँ से मिली है। इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।